एक वॉरियर था जो बैटलफील्ड पर कभी हारा नहीं। ना कोई लेजेंडरी शोगुन, ना कोई मशहूर जनरल, बल्कि एक औरत जिसका तलवार चलाने का हुनर देखकर बड़े बड़े सैमुराई भी कांप जाते थे। उसका नाम था तोमोए गोसेन। उसने दुश्मन कमांडर्स के सर काटे, इम्पॉसिबल ऑड्स के बावजूद कैवलरी चार्जेस लीड किए और अपनी ताकत के पीक पर हिस्ट्री से अचानक गायब हो गई। सवाल यह है कि जापान की सबसे खतरनाक फीमेल वॉरियर के साथ असल में क्या हुआ और सैमुराई क्लास ने उसकी कहानी मिटाने की इतनी कोशिश क्यों की। साल था 1184। गेनपेई वॉर का फाइनल फेज आवाजू के मैदानों में भड़क रहा था। दो राइवल क्लैंस मिनामोटो और तायरा पूरे जापान पर कब्जा पाने के लिए लड़ रहे थे। सुबह की धूप मुश्किल से जलते हुए गांवों के धुएं को चीर पा रही थी। तीर आसमान को काली बारिश की तरह भर रहे थे और इसी केओस के बीच एक अकेली वॉरियर दुश्मन की लाइंस को ऐसी प्रिसिजन के साथ काट रही थी जैसे मौत खुद चलकर आ रही हो। ये वॉरियर हाई रैंकिंग सैमुराई का शानदार आर्मर पहने हुए थी। एक हाथ में रेजर शार्प नागिना था, लकड़ी के डंडे पर लगी हुई मुड़ी हुई धार। दूसरे हाथ में एक बो जिसे बांधना भी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। दुश्मन के घोड़े हर तरफ से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। डजन्स ऑफ माउंटेड वॉरियर्स चारों तरफ से। नॉर्मली ये सीधा मौत का फरमान होता, लेकिन ये सैमुराई न पीछे हटी न जरा सी हिचकिचाई। इसके बजाय उसने सीधा दुश्मन की फॉर्मेशन में चार्ज कर दिया और जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। कॉम्बैट के रूल्स, ऑनर की सोच और ये तसव्वुर कि बैटलफील्ड पर लेजेंड कौन बन सकता है। वो वॉरियर थी तोमोए गोसेन और उसकी कहानी हमें मजबूर करती है कि हम सैमुराई, फ्यूडल जापान की औरतों और एशिया के सबसे खूनी कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में अपनी सोच दोबारा लिखें। तोमोए गोसेन को समझने के लिए हमें पहले उस जापान को समझना होगा जहां वो पैदा हुई थी। एक ऐसी दुनिया जो आज के लोग शायद पहचान भी न पाएं। 794 से 1185 तक का हेयान एरा एक ऐसा वक्त था जहां एक तरफ नजाकत भरी कल्चर थी और दूसरी तरफ बेरहम तशद्दुद। क्योटो में एरिस्टोक्रेट्स पोएट्री लिख रहे थे, टी सेरेमनीज कर रहे थे, जबकि प्रोविंसेस में खून बह रहा था। एम्परर की पावर धीरे धीरे मिलिट्री फैमिलीज यानी सैमुराई क्लैंस के हाथ में जा रही थी और इस दौर पर दो क्लैंस छा गए। तायरा क्लैन यानी हेके ने शादियों और पॉलिटिकल चालों के जरिए इंपीरियल कोर्ट पर कब्जा कर लिया था। वो लाल झंडे लेकर जाते थे। मिनामोटो क्लैन यानी गेंजी सफेद रंग के निशान पहनते थे और उनके दिल में एक आग जल रही थी। पावर छीन ली गई थी और बदला लेना बाकी था। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं थी, ये ऑनर, इंतकाम और जापान की रूह का सवाल था। तोमोए गोसेन का जन्म तकरीबन 1157 के आसपास हुआ था। एग्जैक्ट डेट कोई नहीं जानता और उसकी बर्थ प्लेस पर भी हिस्टोरियंस आज तक बहस करते हैं। ज्यादा सबूत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वो शिनानो प्रोविंस से थी, आज का नागानो प्रीफेक्चर। ये जमीन सख्त थी, ऊंची पहाड़ियां, घने जंगल, खतरनाक सर्दी। ऐसी जमीन जो या तो तुम्हें मार देती या फिर लोहे जैसा बना देती। गोसेन असल में सरनेम नहीं था, बल्कि एक ऑनरिफिक टाइटल था। इसका मतलब होता है लेडी या मिस्ट्रेस। ये सिर्फ हाई स्टेटस औरतों को दिया जाता था। इससे हमें एक बड़ी बात समझ आती है, तोमोए कोई आम वॉरियर नहीं थी। वो एक ऐसे खानदान से आई थी जिसके पास स्टेटस भी था, कनेक्शंस भी और प्रॉपर ट्रेनिंग के रिसोर्सेज भी। लेकिन यहीं से हिस्ट्री फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है। मर्दों के मुकाबले में औरतों की जिंदगी को कभी ढंग से रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। हम जानते हैं तोमोए एग्जिस्ट करती थी क्योंकि उसका जिक्र हेके मोनोगतारी में आता है, गेनपेई वॉर की एपिक कहानी। लेकिन उसका बचपन, फैमिली, अर्ली ट्रेनिंग, वो सब वक्त के साथ गायब हो गया। जो हम जोड़ सकते हैं वो इस दौर के ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट से आता है। कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ,
हेयान और अर्ली कामाकुरा जापान में औरतों के पास काफी राइट्स थे। वो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकती थीं, जमीन ओन कर सकती थीं, डिवोर्स भी ले सकती थीं और हाँ, मार्शल आर्ट्स भी सीख सकती थीं। ओन्ना बुगेशा फीमेल वॉरियर्स कोई कहानी नहीं थी, वो हकीकत थी। सैमुराई फैमिलीज एक सिंपल बात समझते थे, जब दुश्मन घर पर हमला करे तो हर किसी को लड़ना आना चाहिए। इसीलिए औरतों को अक्सर नागिनाता की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये वेपन औरतों के लिए परफेक्ट था, लंबा, बैलेंस्ड, डेडली। इसकी रीच स्ट्रेंथ का गैप कवर करती थी और सही टेक्निक के साथ आर्मर भी काट सकती थी। लेकिन तोमोए सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेंड नहीं थी, वो असल वॉरियर थी। हेके मोनोगतारी उसकी तारीफ ऐसे लफ्जों में करता है जो ज्यादातर मर्दों के लिए भी नहीं लिखे जाते। उससे कहा गया, एक ऐसी सोर्ड्स वुमन जो 1000 वॉरियर्स के बराबर है। ये कोई पोएट्री नहीं थी, ये मिडीवल तरीके से कहना था कि वो वन वुमन आर्मी थी। और यहीं से एक और सवाल उठता है, उसने इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेनिंग किससे ली? इसका जवाब एक नाम में छिपा है, मिनामोटो नो योशिनाका। मिनामोतो नो योशिनाका, गेम्पाई वॉर का सबसे अनप्रेडिक्टेबल कमांडर। अपना ही रास्ता, अपने ही रूल्स। योशिनाका मिनामोतो क्लैन का हिस्सा था, लेकिन टोक्यो के आसपास वाले पावरफुल मिनामोतो लीडर्स से काफी दूर। वो माउंटेन्स में बड़ा हुआ, जहां पॉलिटिक्स से ज्यादा सर्वाइवल इंपॉर्टेंट होता है। और इसी जगह पर तोमोए गुजेन उसकी जिंदगी में आती है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स उसके और योशिनाका के रिश्ते को लेकर क्लियर नहीं हैं। कुछ कहते हैं वो उसकी वाइफ थी, कुछ कहते हैं कॉन्क्यूबाइन, और कुछ के मुताबिक वो सिर्फ उसकी सबसे ट्रस्टेड कमांडर थी। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, योशिनाका ने तोमोए को सिर्फ साथ रखने के लिए नहीं रखा था, उसने उसे बैटलफील्ड पर लीड करने का हक दिया। और फ्यूडल जापान में यह ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ था। 1180 में जब गेनपाई वॉर ऑफिशियली शुरू होती है, योशिनाका ने नॉर्दर्न प्रोविंसेस में रिबेलियन का झंडा उठा लिया। उसके पास कम ट्रूप्स थे, लिमिटेड रिसोर्सेस थे, लेकिन उसके पास था एक चीज जो दूसरों के पास नहीं थी, स्पीड, सरप्राइज और ब्रूटैलिटी। तोमोए हर मेजर कैंपेन में उसके साथ थी। माउंटेड कॉम्बैट में एक्सपर्ट, आर्चरी में डेडली एक्यूरेट, स्वॉर्ड फाइट में मर्सीलेस। बैटल ऑफ योको तागावारा, यहां तोमोए ने पहली बार हिस्ट्री में अपना नाम खून से लिखा। जब योशिनाका की आर्मी ऑलमोस्ट ब्रेक होने वाली थी, तोमोए ने काउंटर चार्ज लीड की। उसने डायरेक्टली एनिमी कमांडर को टारगेट किया, एक हैवीवेट सैमुराई फुल आर्मर में। रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसने उसे घोड़े से गिराया, उसका सर काटा और उसे बैटलफील्ड पर डिस्प्ले कर दिया। यह सिर्फ विक्ट्री नहीं थी, यह एक मैसेज था। और फिर आया 1183। अगेंस्ट ऑल ऑड्स योशिनाका ने क्योटो कैप्चर कर लिया। कैपिटल गिर चुकी थी, तायरा क्लैन भाग रहा था और तोमोए गुजेन विक्टोरियस आर्मी के आगे आगे मार्च कर रही थी। लेकिन पावर के साथ आता है ईगो, और ईगो के साथ आता है कॉन्फ्लिक्ट। योशिनाका और बाकी मिनामोतो लीडर्स, खासकर मिनामोतो नो योरितोमो के बीच टेंशन्स बढ़ने लगे। योरितोमो पॉलिटिकल जीनियस था, कोल्ड, कैलकुलेटेड, रूथलेस। उसने योशिनाका को एक रेबल नहीं बल्कि एक थ्रेट के तौर पर देखा, और इसलिए उसने अपने भाइयों को भेजा, योशित्सुने और नोरियोरी। बैटल ऑफ आवाजू, ये वही जगह थी जहां हमने कहानी शुरू की थी। योशिनाका की आर्मी लगभग खत्म हो चुकी थी, सिर्फ कुछ 100 सोल्जर्स बचे थे और उनके सामने थाउजेंड्स। तब भी तोमोए फ्रंट लाइन पर थी। हेइके मोनोगातारी के मुताबिक उस दिन तोमोए ने 3 और दुश्मन कमांडर्स को मारा, एक को घोड़े से खींचकर, एक का सर काटकर और तीसरे को एक ही ब्लो में घिराकर। लेकिन यहीं पर कहानी मिस्टीरियस हो जाती है।
कुछ वर्जन्स कहते हैं योशिनाका ने तोमोए को ऑर्डर दिया, यहां से चली जाओ, मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि मैं एक औरत के साथ मरा। तोमोए ने मना किया, लेकिन आखिरकार वो चली गई और उसके बाद तोमोए गुजेन हिस्ट्री से गायब हो जाती है। कोई क्लियर डेथ रिकॉर्ड नहीं, कोई ग्रेव नहीं, कोई फाइनल बैटल नहीं, बस थ्योरीज। कुछ कहते हैं वो लड़ती हुई मरी, कुछ कहते हैं उसने एक एनिमी जनरल से शादी कर ली, और कुछ लेजेंड्स के मुताबिक उसने सब कुछ छोड़कर बुद्धिस्ट नन बनने का फैसला किया। सच क्या है हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन शायद ये ही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि एक ऐसे दौर में जहां औरतों को या तो भुला दिया जाता था या सिर्फ फुटनोट बना दिया जाता था, तोमोए गुजेन ने हिस्ट्री को मजबूर कर दिया कि वो उसका नाम लिखे, न सिर्फ एक औरत के तौर पर बल्कि एक सैमुराई के तौर पर। और आज भी जापान में उसका नाम सिर्फ लेजेंड नहीं, एक चैलेंज है। इस बात का चैलेंज कि ब्रेवरी का जेंडर नहीं होता, कि बैटलफील्ड पर सिर्फ ताकत नहीं, हिम्मत भी जीत लाती है। तोमोए गुजेन की कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी एको आज भी जिंदा है।